नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ हैं एक बेहद अजीज़, बेहद मुतबर्रिक, बेहद फेमस शख्सियत असीम अरुण जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और सर, आपका स्वागत है के न्यूज़ में। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका समय देने का। और इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करें। और बस अभी सर के दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब इसका सीधे से मतलब यही हुआ कि बहुत ऐसी कम शख्सियतें होती हैं जिनसे ईश्वर भगवान खुद पूछता है कि बता तू क्या चाहता है। और शायद मुझे लगता है असीम अरुण से भगवान ने पूछा कि बता तू क्या चाहता है। यूपीएससी आपने क्लियर किया, ब्यूरोक्रेट रहे, शानदार करियर रहा आपका और बहुत ही अच्छे बिल्कुल बहुत अच्छी स्पीड से, बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहा था। आपने निर्णय लिया कि मैं अब खादी पहनूंगा, नेता बन गए। आज समाज कल्याण विभाग के आप मंत्री हैं। बतौर मंत्री हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने हमें समय दिया है। तो बहुत सारे सवाल हैं सर। और पहले सवाल की शुरुआत जो है वो यही है कि आपकी बेसिक जो यूएसपी है, बेसिक ताकत आप अपनी क्या मानते हैं सर? बेसिक ताकत शायद मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी काम को परफेक्ट, परिपूर्ण, मुकम्मल करना। और मैंने हमेशा कोशिश की स्टूडेंट के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में और अब अपने विभाग के मंत्री के रूप में भी कि जिस काम को किया जा रहा है उसको और अच्छा किया जाए। हालांकि परफेक्ट भी ऐसा मानक है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो और आगे चला जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन हम किस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करें। दूसरा, सबको समानता की दृष्टि से देखना। ये मेरे माता पिता ने सिखाया मुझको, ईमानदारी से काम करना और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगते हुए उसको ठीक करना। ये कुछ सिद्धांत हैं जो माता पिता से मुझे विरासत में मिले और उस पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। इसी को आप यूएसपी भी मान सकते हैं। सर, पिताजी का जिक्र आया आपका, हालांकि ये सवाल मैंने बाद में फ्रेम कर रखा था। आप श्री राम अरुण के बेटे हैं और एक जब आपके पिता, आप किसी ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका ऑरा बहुत हो, अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, हम सुनील गावस्कर की बात करें, हम अमिताभ बच्चन की बात करें, तो जो बेटों पे जो उसका जो प्रेशर आता है वो कैसा प्रेशर होता है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपने जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अलग हटके जो है वो अपना जो एक सर्किल है उसको क्रिएट किया। आप एक अच्छे सफल ब्यूरोक्रेट रहे और एक सफल राजनेता के तौर पर भी आपकी पहचान धीरे धीरे बन रही है। तो कितना दबाव था श्री राम अरुण का बेटा होने के नाते आपके ऊपर? उसको दबाव नहीं कहूँगा मैं। मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया। अभावों की ज़िंदगी से, गांव से निकल कर के आए। बहुत ही कम उम्र में आईपीएस में सिलेक्ट हुए और फिर उत्तर प्रदेश के डीजी 2 बार रहे। डीजी बनना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन 2 बार डीजी रहना तो शायद 3-4 ही ऐसे दृष्टांत हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। क्या उनके पिता होने से या मेरे उनके बेटे होने से कोई प्रेशर था? नहीं, इसके ठीक विपरीत। उनकी लोकप्रियता और उनके मूल सिद्धांत इतने मजबूत हैं और थे कि अगर कुछ भी कहें तो मुझे प्रेरणा मिली और उनकी लोकप्रियता का निश्चित रूप से लाभ मिला। हाँ, मैं अगर उनका 10% भी उनके बराबर पहुंच सकूं तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत सफल हो गया। और पुलिस में रहते हुए भी ये मेरी पहचान मेरे पिताजी से जुड़ी थी, आज भी उनसे जुड़ी है, यद्यपि इस दुनिया में नहीं है। तो ये तो बहुत गौरव की बात है और किसी प्रकार के प्रेशर वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं उनसे, उनके जो मापदंड थे उससे बहुत नीचे हूँ, लेकिन वहीं पे बहुत प्रसन्न हूँ। उतना कर लिया, मैं उसी से बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। सर, असली खुशी आपको कब मिली? जब आपने यूपी, एक नौजवान लड़का होता है, रिजल्ट आता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, उस वक्त ज़्यादा खुशी मिली या उस वक्त जब ईवीएम से जो है वोट निकल रहे थे और आप पता चला कि अब आप जो हैं वो विधायक के तौर पर चुन लिए गए? दोनों परीक्षाएं हैं और दोनों बहुत टफ है। दोनों में लेकिन अंतर है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा लाखों लोग देते हैं और करीब 1100-1200 लोग जब मैंने दी थी परीक्षा, उनका चयन हुआ था। उसके विपरीत विधायक का चुनाव होता है तो 8-10 लोग ही खड़े होते हैं, सीरियस प्लेयर 3-4 होते हैं और 4-5 लोग वोट दे रहे होते हैं। अब तो जो 4-5 लोग हैं, हर एक हमारा एग्जामिनर है और हर एक हम क्या पर्चा हम लिख रहे हैं वो हमें जज करेंगे कि हम उनके प्रतिनिधित्व के काबिल हैं कि नहीं। तो दोनों में बहुत सारा अंतर है।
मुश्किल कौन सा है ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि चुनाव लड़ना यूपीएससी के एग्ज़ाम के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खुशी दोनों में हुई क्योंकि सफलता से खुशी होती है। बिल्कुल, मन से जो करता है मन से करिए और चीज़ों को मन से करना चाहिए, डेडिकेशन जिसे कहते हैं, 100% डेडिकेशन। सर एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछने की जरूरत कर रहा हूँ जी। 403 विधायक जीते, हाँ। विधायक 403 जीते, लेकिन अगर हम आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो और दूसरी सारी चीज़ें हों, अमूमन जब विधायक जीतता है, विजय जुलूस निकालता है, जो लोग हारते हैं वो उस पर आक्षेप और परक्षेप करते हैं। आपके एक कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिन्होंने नोटिस किया होगा उनका दिल जीतने का काम किया। आपने जिसको हराया उसी से आप मिलने चले गए। संभवतः मैंने बहुत दिनों बाद इस तरीके का कोई एक इंसिडेंट या एक इस तरीके का उदाहरण देखा। तो कहाँ से इतना जो है वो मतलब एक बहुत बड़ा मन, एक बहुत बड़ा दिलेरी का काम आपने किया, जिसको जो आपसे हारा है आप उसी के घर गए बुके लेकर और उसका स्वागत करने के लिए? ऐसा उदाहरण आप रोज़ देखते हैं। कुश्ती होती है, बॉक्सिंग होती है, दो खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और उसके बाद में फिर गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो प्रजातंत्र में चुनाव जो है, और मैं मीडिया से अनुरोध भी करता हूँ, उसको संग्राम, महासंग्राम ऐसी संज्ञाएं ना दें। ये प्रतिस्पर्धा है। मेरे प्रतिद्वंदी आदरणीय श्री अनिल दोहरे जी थे, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे अनुभव में बड़े हैं, 3 बार के विधायक थे और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ एक व्यक्ति के रूप में। उनकी नीतिगत आलोचना कर सकता हूँ बट व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान करता हूँ। तो एक प्रतिस्पर्धा थी, कोई दुश्मनी नहीं मेरी उनकी है, ना भविष्य में होगी, लेकिन हाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। इस बार मैं एक नए खिलाड़ी के रूप में आया, जनता ने मुझे कुछ ज़्यादा वोट दे दिए उनसे जी। तो उसके बाद में गले मिलना किसी भी प्रतिस्पर्धा के नियम के अनुसार ठीक था। ये मैं समझता हूँ सामान्य शिष्टाचार की बात है। कोई उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, मुझे ये ठीक लगा तो मैंने कर दिया सर। नहीं बिल्कुल सर, आपने खाकी भी पहनी है और अब खादी पहन रहे हैं सर। कहते हैं कि खाकी पे अगर जो दाग लगता है वो दिखाई नहीं देता है, वो उसमें ऑब्जर्व कर लेती है खाकी। अच्छा, लेकिन खादी पे अगर कोई दाग लगता है तो वो दिखाई देता है, नोटिस होती है, उसकी चर्चा होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आपकी पूरी जो राजनीतिक जीवन है उसके साथ वो आरोपों के तौर पर जुड़ जाते हैं। तो किस तरीके से आप जो हैं वो बैलेंस करेंगे अपनी आगे की ज़िंदगी को, क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआत है आपकी? जी, कुछ रोड मैप, कुछ रूपरेखा। जो मूल सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पुलिस में 28 साल की नौकरी की पूर्ण ईमानदारी के साथ, और शायद इसकी छवि भी बनी। लेकिन अब मैं ईमानदारी से काम ना करूं, मैं चाहे पैसे की बेईमानी करूं, चाहे निर्णय की बेईमानी करूं, तो दोनों ही बहुत गलत होगा। और अगर ऐसी कभी स्टेज आती है तो फिर मुझे यहाँ से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धांतों से समझौता करके आगे बढ़ने की कोशिश करना ये गलत है। ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, शायद ही किसी की होती होगी। तो जो परिस्थितियाँ मुझको लगती हैं वो दोनों की तुलना में खाकी, सही बात है, खाकी यानी खाक का रंग है और खादी सामान्यतः सफ़ेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं और दोनों में ही दाग से बचना बहुत ज़रूरी है। पिछले कैरियर में मैं समझता हूँ बच सका, लेकिन इसमें खादी को मैं यूँ कहूँगा लेंस से देखा जाता है जी। खादी तो फिर भी एक नौकरी है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे लेंस, प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो बहुत करीबी से देखते हैं और ना सिर्फ मुझको पूर्ण रूप से ईमानदार और कारकुशल रहना है, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए। वन शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी ऑनेस्ट, जो कहा जाता है वो पुलिस में भी लागू था, यहाँ पे और ज़्यादा लागू है। सर, हालांकि आप मेरे इस सवाल का जवाब बहुत सारी बार दे चुके होंगे। मेरा आपसे सवाल यही है कि जिस वक्त आप जब रिज़ाइन कर रहे थे, मन में एक विचार आ रहा था कि अब हमें इसको छोड़ना है और इसको पकड़ना है, तो ये एक जज्बाती फैसला था या ये एक परिपक्व मैच्योर फैसला था आपका? क्योंकि एक बहुत वीरता भरा फैसला कह सकते हैं कि एक आप ब्यूरोक्रेट का, और जब आपकी अच्छी खासी सर्विस बची हो, जब आपको अभी और बहुत आगे उच्च पद के ऊपर पहुंचने की असीम संभावनाएं हो, ऐसे में असीम अरुण ने कैसे इस्तीफा दे दिया? इसका वाकया मैं बहुत बार बता चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी ने एक सुझाव दिया, एक आमंत्रण दिया कि आप पार्टी में शामिल होइए और पार्टी में अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान करिए। सही बात है, किसी सरकारी कर्मी जो सीनियर पोजीशन पे हो उसके लिए मुश्किल निर्णय था, खासकर मेरे 9 साल की सेवा बची हुई थी। किंतु ये फैसला दोनों कुछ भावुक भी था और कुछ व्यावहारिक भी था। भावुक इस हिसाब से कि मैं पुलिस में रहते हुए
जितने लोगों की मदद करता था और जितनी तेजी से करता था शायद कोई और एजेंसी नहीं कर सकती। लेकिन अब राजनीति में और खासकर समाज कल्याण विभाग, मेरा सौभाग्य मुझे मिला है, यहाँ पे पुलिस की तरह 10 मिनट के अंदर पहुंच के तो मदद नहीं की जा सकती जी। लेकिन जिसकी मदद की जाती है, जैसे कि हम और अपने बच्चों को जो आश्रम पद्धति स्कूल में पढ़ते हैं उनको और अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश करें, तो हर बच्चा जो एक वंचित परिवार से आया या बेटी आई और हमने उनको पढ़ाया, उनको 6 साल 7 साल, और फिर उनको और अच्छी उड़ान यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि या जो वो करना चाहते हैं उसकी उड़ान भरने का मौका दिया, तो ये बहुत ही बड़ा अवसर होगा, बड़ी संतुष्टि का अवसर होगा। पुलिस में भी संतुष्टि है, यहाँ भी संतुष्टि है, दोनों में ये अंतर है। तो ये तो इसका भावुक पहलू है। जो व्यवहारिक पहलू वो ये भी है कि 28 साल की सर्विस में मैंने पुलिस में लगभग हर तरह का अनुभव देख लिया था, और जो अनुभव और आगे होता वो शायद उसी का रिपीटेशन होता, वो दोहराया जाता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विरोध किसी ने किया था सर कि भाई असीम ये मत करो, इसमें आगे खतरा है, डेंजर है, करंट है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे। परिवार में लगभग सभी ने पहले तो मना किया था। शुरुआत में मुझे भी विचार नहीं बहुत रोचक लगा, लेकिन जब और ज़्यादा नहीं 8 दिन के समय में ये पूरा निर्णय हो गया, तो धीरे धीरे करके जब लगा कि नहीं ठीक है 50-50, फिर मुझे लगा बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, फिर सारी कठिनाइयाँ पार्टी नेतृत्व ने दूर कर दी मेरे मन से जी। तो फिर दौड़ में शामिल हो गए, और मुझे ये बहुत संतुष्टि है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहन और नज़दीकी रिश्तेदार, शुरू में ज़रूर सब लोग संशय में थे, मना नहीं कर रहे थे, पर जब एक बार दौड़ में शामिल हो गए तो सबने या तो आशीर्वाद दिया या सक्रिय मदद की। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी और शायद उस मुलाकात के बाद आपने निर्णय लिया था जी, तो क्या कुछ हुआ था सर उस मुलाकात में? अब तो समय गुजर गया, कुछ थोड़ा सा बताइए। हाँ अवश्य, ये 8 जनवरी की बात है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे समझ में आई और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कि नेतृत्व क्या है। आप मेरा नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो आप नेतृत्व तब हैं अगर आप मेरे मन में कल्पना की उड़ान का रास्ता दें। आप मुझे कहें कि असीम तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, मैं कहूँ कि नहीं मेरे तो घुटने में दर्द होता है। आपके घुटने में दर्द, फला को देखो उसके तो दोनों टांगे ही नहीं है, वो चढ़ गया, तुम्हारे तो घुटने कम से कम दर्द होता है इसमें, और मैं कहूँ हाँ मैं कर लूँगा जी। और अगर नेतृत्व हमारे मन में कल्पना की उड़ान देता है, मैं नेतृत्व तब हूँ अगर मैं अपने अगले साथी के मन में कल्पना जागृत करूँ कि ये हो सकता है, भारत के राष्ट्र निर्माण में आप एक बड़ा योगदान कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और मूल रूप से मुख्यमंत्री जी ने यही मुझे समझाया और मुझे भी बात समझ में आई। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब तक जीवन में कोई रिस्क नहीं लिया जाता है तब तक कुछ नया करने का रास्ता भी नहीं खुलता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा बहुत बार करके दिखाया, मुझे भी प्रेरणा दी। और बिल्कुल सही बात है, आप यूँ ही देखिए, कोई बहुत से लोग हम लोग हैं जो किसी बिजनेस में हम एक नौकरी कर रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, लेकिन हम उस नौकरी को छोड़ के अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? क्योंकि रिस्क लेने में थोड़ा सा हमको डर लगता है। और वहीं अपने आसपास देखिए, जिसने भी रिस्क लिया तो मतलब या तो सफल हुआ होगा या उसने कुछ अनुभव लिया होगा उससे। तो असफलता का डर जो है वो हमें बहुत चिंता में डालता है। असफलता का डर हमें खुद भी चिंता में कम डालता है, लोग क्या कहेंगे ये बहुत चिंता में डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज से अगर हम बाहर निकल करके आ गए तो निश्चित रूप से सफलता का रास्ता खुल गया। ये केवल पॉलिटिक्स नहीं, हर फील्ड की बात है। कोई भी फील्ड हो उसमें इनोवेशन है।
ना नवाचार है। कोई नया काम करना है तो नया सोचना पड़ेगा, धारा के विपरीत चलना पड़ेगा। फेल कर गए तो लोग हंसेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे हैंसी क्रोनी ने कभी जो है वो नई बॉल से एक स्पिनर से जो है वो पहला ओवर जो है वो फिरवा दिया था। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। और असीम अरुण जी ने रिस्क लिया, एक बिल्कुल पटरी पे चल रहे जीवन को जो है वो उन्होंने अलविदा कहा, खाकी पहनी, चुनाव लड़े, चुनाव जीते और आज समाज कल्याण विभाग के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। एक बहुत बड़ा पद है सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। संवेदनशील विभाग है सर, दबे कुचले गरीब गुरबा जो समाज के अंतिम छोर पर लोग जीवन जो व्यतीत कर रहे होते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपका विभाग योजनाएं बनाता है। लेकिन सर बहुत ही दुख के साथ ये आपने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा कि वो बहुत सारी योजनाएं जो हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं सर। विभागीय भ्रष्टाचार पर किस तरीके से अंकुश लगाएंगे? निश्चित रूप से ये चुनौती है और इसको विभाग में हम लोग मोटे तौर से स्कीम टारगेटिंग बोलते हैं कि कोई अपात्र व्यक्ति स्कीम का फायदा न उठाए और कोई पात्र व्यक्ति छूटे ना पाए। इसी को लेकर के सारा भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बनती हैं। इसमें पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ। मूल रूप से आधार के साथ विभिन्न योजनाओं को जोड़ा गया, जैसे कि स्कॉलरशिप को जोड़ने में हम लोग सफल हुए। दूसरा, सारा पैसा जो दिया जाता है वो सीधे अब खातों के माध्यम से दिया जाता है। इन दोनों परिवर्तनों से मैं समझता हूँ 75-80% या और ज़्यादा पैसे का अपव्यय या भ्रष्टाचार की संभावनाएं दूर हुई हैं। इसी में हम लोग आगे क्रम में बढ़ रहे हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धों को भी हम आधार से जोड़ रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे कई बार वृद्धों की उंगलियां ऐसी हो जाती हैं कि वो आधार पे काम नहीं करती हैं, तो हमको फिर कुछ और विकल्प निकालने पड़ते हैं। पर अभी हम करीब 60% से ऊपर वृद्धजनों को हम लोग जोड़ चुके हैं और काफ़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जिनकी मृत्यु हो गई किंतु उनके परिवार को नहीं पता था और उन्होंने पेंशन में अपडेट नहीं दिया। तो एक और उदाहरण है जहाँ पे हम लोग स्कीम टारगेटिंग को बेहतर कर रहे हैं। इसी प्रकार जितनी भी हमारी स्कीम है, शादी अनुदान योजना है, हर एक में कौन लाभ उठा रहा है, कैसे लाभ उठा रहा है, इसका परीक्षण कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। अभी किया नहीं है बट एक प्रयास हमारा है, जैसे कि स्कॉलरशिप में मार्क्स बच्चे अभी मैनुअली भरते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में संभव है कि बोर्ड से सीधे सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर मार्क्स फेच कर लिए जाए, तो कहीं घपले का स्कोप नहीं रहेगा, जो कि अभी नहीं है हमारे पास। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको हम जोड़ लें। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र को भी नंबर डालते ही सीधे फेच करने का, लेने का प्रावधान है, ऐसा सॉफ्टवेयर में संभव है। तो आने वाले समय में 2 काम करने हैं। जो लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी हैं उनको सॉफ्टवेयर पे काम करने में बहुत आसानी हो, साथ साथ जहाँ कहीं गड़बड़ी का स्कोप था वो दूर हो जाए, पूर्ण ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था में काम हो। जैसे मैंने कहा 80% तक हम लोग समस्या को पिछले 5 साल में हल कर चुके हैं। जो शेष बची है उसको भी हम लोग अब अगले 1 साल के अंदर पूरी तरह हल कर लेंगे। आप सर एक बहुत सफल ब्यूरोक्रेट हैं और आप बातें बिल्कुल टेक्नोक्रेट वाली कर रहे हैं। और मैंने अभी देखा भी सर, थोड़ी देर पहले एक आप विभागीय बैठक कर रहे थे, तो आपने आपकी कोशिश है जहाँ तक मेरी समझ में आई कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में तकनीक का तड़का लगाया जाए और उसको भ्रष्टाचार मुक्त तौर के ऊपर परोसा जाए। तो और क्या रोड मैप है सर इसके लिए? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और तकनीक पे जाएंगे तो बहुत पैसा वैसा खर्च होगा, विभाग के पास वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से होगा? थोड़ा सा बताइए ऐसा कि हाँ कुछ नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हमें अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना है। अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि कौन हमसे बेहतर कर रहा है और उसका लाभ उठाते हैं। बहुत से मामलों में हम लोग नंबर 1 पे हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप बच्चों को दिए जाने का जो सिस्टम है, उसमें आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार कार्य किया वो देश में अग्रणी है। अन्य राज्य हम लोग को फ़ोन करते हैं या उनकी टीम आती है, वो देखती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने किया। केंद्र भी कहता है उत्तर प्रदेश में जाके देखो कैसे इन्होंने किया। लेकिन मैं ये भी विनम्रता से कहूँगा कि हमने परफेक्ट नहीं किया, अभी खुद हमारा काम बचा हुआ है और हम उसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मोदी जी ने हम लोग को रास्ता दिखाया, देखिए अभी तक टेक्नोलॉजी को जितना हम प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT को जितना प्रयोग करेंगे, उतना
भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त होती जाएंगी। अब राजीव जी ने स्वयं इस चीज़ को सन 80 के दशक में कहा था कि 15 पैसा पहुंच पाता है बेनिफिशियरी के पास जब हम एक रुपया भेजते हैं। पर आज जब 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पूरा ही पहुंचता है। ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं। लेकिन हमको हमेशा, खासकर पुलिस ऑफिसरों इसलिए भी, ये भी भ्रष्टाचार भी एक चोर सिपाही का खेल जैसा है। जो गड़बड़ी करने वाले हैं, चाहे विभाग के अंदर हो चाहे दलाल बाहर हो, वो भी हमेशा तिकड़म लगाते रहते हैं कि अच्छा सरकार ने कि अब क्या करें। तो हमको हमेशा एक कदम आगे रहना है उनसे। जैसे अब साइबर अगर हमने या ऑनलाइन कर दिया तो क्या पूरी तरीके से सेफ हो गए? नहीं, साइबर के अपने अलग रिस्क हैं। तो उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं और एक लगातार अपनी विजिलेंस यानी सतर्कता बना के रखे हैं, जिससे कि कोई भी कहीं गड़बड़ी का स्कोप ना रहे और साथ साथ जो लाभार्थी है उसका काम बहुत सहज और आसान हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आसिम अरुण ने ब्यूरोक्रेसी छोड़ी और नेतागिरी की फील्ड में आए, विधायक बने, मंत्री बने। और आसिम अरुण जैसे व्यक्ति को देखकर अब बहुत सारे नौजवान हैं सर जो एज ए करियर जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है कि आदमी आता है, व्यक्ति आते हैं, बच्चे आते हैं और फिर एक फ्रस्ट्रेशन होने के बाद जो है वो दूर चले जाते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आपको एक सफल करियर बनाना है तो कैसे बनाए? क्या सूत्र वाक्य है, क्या फॉर्मूला है? मेरे पास ऐसा सूत्र तो नहीं है, मैं तो खुद ही अभी 6 महीने पुराना हूँ। नहीं, लेकिन हाँ, पर जो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, जिसको लैटरल एंट्री बोलें, जैसे ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री है, उस तरीके से मैं भी एक लैटरल एंट्री पॉलिटिशियन हूँ। जब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो संगठन से, छात्र राजनीति से उठ करके आते हैं और एक अलग लाइन से आते हैं। उनका भी 3 दशकों का अनुभव हुआ, मेरा भी करीब 3 दशक का अनुभव है सरकार के अंदर का। तो जो बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है वो हो रहा है, वो अब यही है कि विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेषज्ञों को लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम आप गवर्नेंस में, सरकार के कामकाज में देख रहे हैं। आप केंद्र सरकार में देखें तो रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। वो IAS से हैं, मेरे बैचमेट ही हैं, हम लोग बगल बगल में बैठते थे ट्रेनिंग में। तो उनकी विशेषज्ञता ऐसी है कि आज देखिए रेल मंत्रालय लगभग हर सप्ताह 2 नए इनोवेशन प्रोजेक्ट कर रहा होता है। IT में अगर देखें तो अभी 5G स्पेक्ट्रम पूरा ऑक्शन किया गया, कार्रवाई हुई और बहुत ही होशियारी के साथ किया गया है। 5G में भारत भी प्रयोग कर रहा है, आ गया है मैदान में। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार राजनीति में परिवर्तन लाया जा रहा है, जयशंकर प्रसाद जी को देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जनरल VK सिंह साहब हैं, सतपाल सिंह जी एक्स पुलिस कमिश्नर हैं, अनेकान लोग, राजवर्धन राठौर जी हैं, मीडिया से कितने सारे लोग हैं, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं। तो विविधता एक तो धर्म, जाति, संप्रदाय की होती है प्रतिनिधि के तौर पे, वो होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन विशेषज्ञों की विविधता भी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद डिलीवरी करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बार बार इसी बात को हम सबको याद दिलाते हैं कि हमको डिलीवरी करना है। जो हमारी हमसे अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं सम्मानित नागरिकों की हैं, उनको हमें पूरा करना है। और उसी के लिए योजना बना करके ये सारा परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, देखिए एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, एंड रिजल्ट मायने रखता है। और असीम अरुण अगर वहाँ पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि इतना इनके पास एक्सपीरियंस है, ये दूर से ही देख के व्यक्ति को पहचान लेंगे जो इनका स्कैनर है कि साहब ये क्या बोल रहा है, कितने % डेप्थ में बात कर रहा है।
कितने परसेंट सच बोल रहा है, कितने परसेंट झूठ बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है वहीं से आप आपकी जो निर्णय लेने की जो किसी भी विषय पे, किसी भी स्कीम पर, वहीं से आप जो है वो निर्णय लेते हैं। मेरा सर एक आखिरी सवाल है, आपका पसंदीदा राजनेता कौन है सर? अलग अलग मैं इसमें कहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से। और जब से मैं राजनीति में आया, मैं समझता हूँ मेरा सबसे अच्छा अवसर था जब करीब 3.5-4 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी लखनऊ में मंत्रिमंडल से बातचीत कर रहे थे, जिसमें वो कभी मैनेजमेंट गुरु दिखे, कभी मित्र दिखे, कभी आध्यात्मिक गुरु दिखे। काफ़ी समय उन्होंने हंसी मजाक किया। तो उनका व्यक्तित्व और ख़ासकर उनके जो निर्देश हैं वो बड़े सिद्धांतवादी निर्देश हम लोग को मिले। और बहुत सी बातें उस 4 घंटे में, जो कि बहुत बड़ा समय 4 घंटे प्रधानमंत्री जी को सुनने का मिले, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे अनमोल गिफ्ट ये था और पूरे मंत्रिमंडल के लिए था। मुझे लग रहा है ब्यूरोक्रेसी छोड़ के अगर आप जब इस फील्ड में आए तो ये एक आपको कुछ एक मिला, रिटर्न गिफ्ट मिला। बिल्कुल, अभी तक के समय का सबसे मैं अपना हाई पॉइंट मानूँ, सबसे संतोष देने वाला पल मानूँ तो वो पल था। और केवल इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, बट ऐसे व्यक्तित्व के साथ हैं जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, पल पल पे सिखा रहे हैं। और कोई उस मीटिंग में आंकड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, और उसको अच्छे से सिखा रहे थे। साथ साथ ये भी है, कुछ मूल आदर्शों की बात भी मैं करना चाहूँगा। आने वाले समय में भारतीय राजनीति को, पूरे भारत देश को बहुत ज़रूरत है विविधता का सम्मान करने का, प्रतिनिधित्व का सम्मान करने का। और उसके लिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये केवल शब्द नहीं है, इस पे आप हर मॉडल पे काम होते हुए देख रहे हैं। जितने विकास की योजनाएं हैं, वो चाहे PM CM आवास हो, चाहे राशन हो, कोई भी योजना किसी एक जाति धर्म क्षेत्र के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। जो सबसे ज़रूरतमंद है, अंत्योदय की परिकल्पना जो की गई, जो व्यवस्था बनाई गई, उस पे काम हो रहा है। तो एक और मैं समझता हूँ मोदी जी हमारे आदर्श हैं, और दूसरी ओर ये आदर्श ही हमारे लिए स्वयं आदर्श हैं। अगर हमारे सिद्धांत सही हैं तो फिर हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। बिल्कुल। असीम अरोड़ जी से हमने बात की और जाना कि किस तरीके से समाज कल्याण विभाग में, सर एक सवाल और है सर, समाज कल्याण विभाग को लेकर आखिरी सवाल सर। चलिए, मुझे लग रहा है कि समय ज़्यादा हो गया आपका, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। रोड मैप क्या है आगे विभाग को ले जाने का? जी, आगे विभाग के जाने के 3 बड़े कार्य हैं। पहला, जहां भी हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, पेंशन के रूप में, उसको जैसे मैंने बताया आधार से जोड़ना, स्कीम टारगेटिंग यानी पात्रता अपात्रता का भेद करके ठीक करना, पैसे का सदव्यय करना, जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोकना, जो कि बहुत हद तक हम रोक चुके हैं, और रोकना। दूसरा, हमारे कई बड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, हमारे ऐसे 96 स्कूल हैं, आवासीय छात्रा स्कूल हैं, करीब हमारे 264 ऐसे अनुसूचित जाति के बच्चों के छात्रावास हैं जो विभिन्न जगहों पे बने हैं, उनको और अच्छे संचालित करना, उनकी मरम्मत करानी, तो हर प्रकार के प्रतिष्ठान को मजबूत करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उद्यमिता की बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय, एक बहुत ही वेल कंसीव्ड योजना प्रधानमंत्री जी ने अभी हम लोग को दी है जून में। उसको अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, छोटे में उसको हम लोग अनुगम बोलते हैं, वो उसको लागू कर रही है। और मूल रूप से परिकल्पना ये है कि केवल नौकरी की ओर अगर देखेंगे सब लोग तो काम नहीं चल सकता है, उद्यमिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इस योजना के तहत ये काम भी हो रहा है। तो ये 3 क्षेत्र हैं जिनमें एक साथ टीमें काम कर रही हैं बड़े मेहनत के साथ में, और परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी मेरे असीम नाम है असीम अरोड़ जी का, और मुझे लग रहा है कि असीमित संभावनाएं, बिल्कुल मतलब जिसे अनंत कह सकते हैं। निश्चित तौर पर कुछ नाम हैं जो बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। और एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि साहब, आप सफल ब्यूरोक्रेट थे, फिर आप सफल राजनेता बने, मंत्री बने, और आज विभाग को आपकी लीडरशिप में बहुत अच्छे तरीके से समाज कल्याण जैसा विभाग आगे बढ़ रहा है, और जो योजनाओं का लाभ है वो लोगों तक पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर अगले हफ्ते हम फिर किसी खास शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।